हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का जो खंड है लोकतांत्रिक राजनीति, और इसमें हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी। और इस सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी। अब आज बात करते हैं हम लोग बेल्जियम के बारे में कि ये बेल्जियम क्या है और बेल्जियम में किस तरह की समस्याएं थी। तो यहाँ पे आप एक देश देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, और इस मानचित्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। यदि इसको हम ये समझते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप का जो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, अपने लास्ट टॉपिक में भी कर चुके हैं, और वो आप देख लीजिएगा तो वहां से जानकारी हो जाएगी। फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि जो 7 महाद्वीप है उसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इस तरह कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। इन 7 महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। और यदि इसको हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में जो हमारा प्रांत है हरियाणा, इस हरियाणा से भी छोटा है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है ये देश। और नाम क्या है इसका? बेल्जियम। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बेल्जियम, इसको आप लोग ध्यान रखें। और साथ में ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम कि बहुत ही छोटा सा देश है यूरोप में और नाम है इसका बेल्जियम। और यहाँ पे जो जनसंख्या है 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला जो बेल्जियम की सीमा है ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लग जाती है, मिल जाती है। साथ में और क्या है कि बेल्जियम की जो जनसंख्या से हरियाणा की जनसंख्या 2 गुनी है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो जातीय संरचना है ये कुछ थोड़ी सी जटिल है और इसी कारण यहाँ पे सामाजिक समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% भाग फ्लेमिश का है। कितने परसेंट? 59% जो हिस्सा है वो किसका है? फ्लेमिश का है। और जो लोग डच बोलते हैं, इसके अलावा 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा जो 1% लोग हैं ये जर्मन बोलते हैं। और बेल्जियम की जो राजधानी है, अब बताइए कौन बताएगा बेल्जियम की राजधानी क्या है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब यहीं पे समस्या आती है कि जो भाषाई समस्या है वहां पे सामाजिक समस्या है, ये टकराव की स्थिति आ गई और वहां पे जनता में लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया और दोनों समुदायों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ होने लगा, तनातनी प्रारंभ होने लगा। किनके बीच में? फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में और डच बोलने वालों के बीच में संघर्ष होने लगा। तो इस तरह ये बेल्जियम का संकट हमारे सामने आ रहा है। अब इसी संकट को हम देखते हैं कि बेल्जियम में जो सामाजिक विविधता उत्पन्न हो गई और इससे कुछ समस्याएं भी हुई। अब इन समस्याओं का समाधान भी कैसे किया जा सकता है?
क्योंकि ये निश्चित है कि बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 3 प्रकार की भाषा वहां पे मैक्सिमम बोली जा रही है। इसके अलावा बेल्जियम की सरकार ने इन विविधताओं को स्वीकार भी कर लिया और 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम की सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिए। और कितने संशोधन कर दिए? 4 संशोधन कर दिए। अब 4 संशोधन कर दिए और लोगों में एकता बनाने का प्रयास शुरू किया। तो अब इस 4 संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं, इन मुख्य बातों पे हम लोग गौर करते हैं। तो पहली मुख्य बात थी कि संविधान में इस बात का अलग से प्रावधान दिया गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होगा। इस तरह किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। ये पहला संशोधन हुआ। दूसरे संशोधन की बात करते हैं। अब दूसरा संशोधन कौन सा हुआ कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं, देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। इसका मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन ये नहीं है, दूसरी सरकार के अधीन है। अब तीसरा संशोधन बेल्जियम सरकार ने क्या किया अपने संविधान में कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होता है। फ्रेंच भाषा के जो भी लोग हैं वो ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह दोनों लोगों ने मिल करके ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अलावा जो चौथा संशोधन संविधान का आ रहा है, उसमें केंद्र और राज्य की जो भी सरकारें हैं उसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोग ने चर्चा की थी। तो एक तीसरे स्तर की सरकार है और वो कहलाएगी क्या? सामुदायिक सरकार। क्या कहलाएगी? सामुदायिक सरकार कहलाएगी। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। फ्रेंच बोलने वाले उस करेंगे, डच बोलने वाले डच करेंगे। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को वे चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का भी अधिकार है। तो इस तरह क्या हुआ कि ये जो जटिल व्यवस्था वहां की भाषाई समस्या चल रही थी, इसमें बेल्जियम में गृह युद्ध की भी आशंका बढ़ गई थी और उस पे ये विराम लग गया जैसे संविधान संशोधन वहां पे हुए। अन्यथा क्या हुआ? बेल्जियम भाषा के आधार पे 3 भागों में टूट जाता। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि बेल्जियम में जो भी सामाजिक विविधता है, उस विविधता को वहां की सरकार ने कितनी सूझबूझ से आगे क्लियर किया, संविधान संशोधन करके उसको क्लियर किया और उनको संतुष्ट किया। साथ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी सामुदायिक सरकार भी उन्होंने बनाई और उसमें सभी भाषाई वर्ग चाहे वो जहां रहते हों अपने वो नोट्स क्लियर करते हैं और उस बारे में देखते हैं, उसको वो वोट्स भी देते हैं। तो इस तरह वहां पे ये जो भाषाई संकट था ये दूर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगली कुछ बातों पे चर्चा करेंगे।